नमस्कार। टॉपिक है अवध का विलय। कंपनी ने किस तरह से अवध के सूबे का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया, उसके बारे में बात करेंगे हम। अवध का जो राज्य था मुगल बादशाह के अंतर्गत आता था, मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था। और जब परवर्ती मुगल काल में मुगल कमज़ोर हो गए, परवर्ती मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए, केंद्रीय नियंत्रण जब शिथिल होने लगा तो बहुत से जो प्रांत थे मुगल, वो केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र होने लगे। तो ऐसा ही एक प्रांत था अवध भी, जहाँ के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सदात खान, जिन्हें सादत खान के नाम से भी जाना जाता है, सादत खान बुरहान मुल्क थे। तो इनके नेतृत्व में 1722 के लगभग अवध में एक तरह से मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र सूबे के रूप में से अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। सदात खान जो थे वो मुगल दरबार में ईरानी अमीरों के दल के नेता थे। बादशाह मोहम्मद शाह जो थे उन्होंने उन्हें अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। 1739 में सफदरजंग जो थे वो अवध के सूबेदार बने सदात खान की मृत्यु के बाद। सफदरजंग के बाद में शुजाउद्दौला जो है वो अवध के सूबेदार बने। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके समय में कंपनी का जो संबंध था, कंपनी का संपर्क जो हुआ वो अवध के नवाब से होने लगा। लॉर्ड क्लाइव जब थे उनके समय में पहली बार अंग्रेज अवध के संपर्क में आए थे। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बंगाल के जो शासक थे उनके साथ में, बक्सर के युद्ध में बंगाल के जो शासक थे उनको शुजाउद्दौला ने सपोर्ट किया था और साथ में मुगल बादशाह भी थे इनके साथ में। तो इस युद्ध में शुजाउद्दौला जो था अवध का शासक, वो पराजित हुआ और इस पराजय के पश्चात कंपनी के साथ में जो संधि हुई थी उसका नाम था इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। इस संधि के अनुसार नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे वो मुगल सम्राट शाह आलम को देने पड़े और साथ ही साथ 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दिया गया। तो अवध के शासकों का प्रथम संपर्क या प्रथम संधि अगर हम कहें तो वो इलाहाबाद की संधि थी, जिसके माध्यम से अवध के नवाब जो थे वो कंपनी के संपर्क में आए थे। उसके बाद में नवाब ने एक और भी संधि की, जिसके अनुसार नवाब ने ये वायदा किया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेगा और इस सहायता के बदले वह अंग्रेजी सेना के संपूर्ण व्यय को स्वयं वहन करेगा। ये जो संधि थी, इसके बाद शुजाउद्दौला अंग्रेजों का मित्र बन गया था, कंपनी का मित्र बन गया था। अंग्रेजों ने उससे निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा भी प्राप्त कर ली थी और जो सैनिक समझौते वाली शर्त थी उससे तो अवध का नवाब पूरी तरह से कंपनी पर आश्रित हो गया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात की अगर हम बात करें तो शुजाउद्दौला ने अवध की सैन्य संगठन पर ध्यान देने की कोशिश की। उसने अपनी सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित भी किया, सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई और उसके इन तमाम उपायों से अंग्रेज़ों को बड़ी चिंता होने लगी और कंपनी ने नवाब को बाध्य किया कि वो इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करे। तो इस तरह से कंपनी का अवध के मामलों में दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप बढ़ता गया। एक और संधि की गई, 1768 की संधि कहलाती है वो। 1768 में ये संधि हुई और इस संधि के द्वारा अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी गई, कम कर दी गई, ताकि अवध की सेना की पावर को कम कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं अलग अलग गवर्नर जनरल के समय में किस तरह से अवध और कंपनी के संबंध रहे। अंततः तो अवध का विलय कर लिया गया था। डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उसके पूर्व जो बहुत सारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने किस तरह से अवध के मामलों में हस्तक्षेप किया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में किस तरह के संबंध थे अवध के साथ में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के होने वाले आक्रमण से अंग्रेजी साम्राज्यों की सुरक्षा के लिए एक संधि की अवध के नवाब से 1773 में, और संधि का नाम है बनारस की संधि। अवध चाहता था कि वो रुहेलखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो इस मांग को या इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए संधि की गई थी, जिसके तहत शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जिले लेकर वापस अवध के नवाब को दे दिए गए। यानी मुगल बादशाह को जो ये जिले पहले दिए थे
इलाहाबाद की संधि के माध्यम से वो ले लिए गए और ये ज़िले लेकर वापस अवध के नवाब को दे दिए गए, जिसके बदले में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया देना स्वीकार किया। साथ ही साथ रुहेलखंड की विजय करने के लिए नवाब को अंग्रेजों ने सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और नवाब ने प्रत्येक ब्रिगेड के खर्च के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देना स्वीकार किया। इसी संधि की एक शर्त के अनुसार 1768 में जो संधि की गई थी, जिसके तहत नवाब की सेना की संख्या को कम किया गया था, सीमित किया गया था, तो इस संधि को 1768 की संधि को रद्द कर दिया गया और अब नवाब को अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। साथ ही साथ शुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो ये बनारस की संधि हुई। उसके पश्चात जो नवाब बने थे शुजाउद्दौला के बाद थे आसफुद्दौला, जो महत्वपूर्ण थे। 1775 में ये नवाब बने थे अवध के। ये पूरी तरह से अयोग्य थे, शासन करने की कोई योग्यता इनमें नहीं थी। इनके समय में एक संधि हुई कंपनी के साथ और उस संधि का नाम है फैजाबाद की संधि, जो कि 1775 में हुई थी। फैजाबाद की संधि के अनुसार अवध की सुरक्षा के लिए एक ब्रिगेड अवध में रखने का प्रस्ताव किया गया और उस ब्रिगेड का सारा खर्च अवध के नवाब को उठाना था, जो लगभग 50,000 रुपया था। और साथ ही साथ इसके बदले में नवाब ने बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। तो फैजाबाद की संधि के माध्यम से अवध की जो सुरक्षा थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर करने लगी। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एक और घटना भी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से अवध के नवाब ने अपने पिता की बेगमों का धन जब्त कर लिया था। उसे लगा था काफ़ी सारा धन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसमें सपोर्ट किया था। साथ ही साथ 1777 में अवध के नवाब के व्यय पर एक अस्थायी ब्रिगेड अवध में भेज दी गई, जो इस संधि के तहत निश्चित किया गया था। और कंपनी जो है वो अवध की सुरक्षा के नाम पर नवाब से प्रतिवर्ष 74 लाख रुपया सालाना लेती थी। चूंकि कंपनी की मांग बढ़ती जा रही थी, इस तरह की सैन्य सुरक्षा के बदले जो राशि ली जाती थी इतनी बड़ी, तो इससे अवध की जो आर्थिक स्थिति थी वो दिन ब दिन खराब होती गई। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में अवध के संबंधों की बात की हमने। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, यानी कि कॉर्नवालिस जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय अवध के साथ किस तरह के संबंध बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अवध के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। हालांकि उसने अवध के नवाब के अनुरोध को कि अस्थायी ब्रिगेड हटा दी जाए उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने जो अवध के नवाब से ली जाने वाली राशि थी 74 लाख रुपया वार्षिक, उसको कम कर दिया। 74 लाख रुपया वार्षिक से घटाकर राशि कर दी गई 50 लाख रुपया हर साल के लिए राशि निश्चित कर दी गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ मित्रतापूर्ण संबंध जो है स्थापित किए गए। उनके जो उत्तराधिकारी थे सर जॉन शोर के समय की अगर हम बात करें किस तरह के संबंध रहे, सर जॉन शोर के समय में अवध में वापस हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। जॉन शोर ने और भी मांग बढ़ानी शुरू की। 5 लाख रुपया अतिरिक्त अवध से मांग की गई। साथ ही साथ अवध में अंग्रेजी सेना की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय भी किया गया। तो इनके समय में हस्तक्षेप की नीति जो थी कंपनी की, उसको पुनः लागू किया गया। इसी दौरान सितंबर 1797 में नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जॉन शोर जो है वो वजीर अली नामक व्यक्ति को नवाब के पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वजीर अली आसफुद्दौला के वास्तविक पुत्र नहीं है, तो ये जब जानकारी मिलती है तो उनको पद से हटा दिया जाता है और अब नवाब के भाई सादात अली को नवाब के पद पर नियुक्त किया जाता है। सादात अली के साथ में एक नई संधि की जाती है 1798 में और इस संधि के तहत अंग्रेजों को 76 लाख रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार करते हैं अवध के नवाब सादात अली। साथ ही साथ इलाहाबाद का किला भी कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से अवध में अंग्रेजों का हस्तक्षेप दिन ब दिन बढ़ता गया। हालांकि अवध हमेशा मित्रतापूर्ण नीति पर चलता रहा, लेकिन फिर भी कंपनी ने सैनिक सुरक्षा के नाम पर अवध का शोषण करना शुरू किया। अवध से
उसका व्यय के नाम पर बहुत सारी धनराशि ली। उसके बाद बहुत सारे प्रदेश लेने की शुरुआत कर दी गई, जैसे कि बनारस, गाजीपुर, चुनार ले लिया। उसके बाद इलाहाबाद का किला भी ले लिया। तो कंपनी की जो नित्य प्रतिदिन की मांगें बढ़ती जा रही थी और उनका जो शासन में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, उस क्रम में अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के गवर्नर जनरल माने जाते हैं। उनके समय में अवध के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप रहे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।